हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और आज हम बात करने वाले हैं विराटा की पद्मिनी के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में है। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में, कुछ वीडियोस बना चुका हूं मैं, 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं इस चैप्टर के विषय में ही। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो अब तक एग्ज़ाम में देखे जा चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, 10 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो इजीली समझ में आ जाए। और पॉइंट वाइज आपको लिखना है। हालांकि मैंने जो पीडीएफ बनाई है इसमें पॉइंट वाइज डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ यहाँ पॉइंट बताते जाऊँगा कि कहाँ कहाँ आपको इसमें पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, बात लिखी है कि हमें विश्वास है कि आप स्वयं भी विराटा की पद्मिनी उपन्यास की विशेषता बता सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा। विराटा की पद्मिनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आप जान चुके हैं ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में, इसकी सफलता की चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ से पहली विशेषता देखिए, यहाँ से बन रही है आपकी, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसकी पहली विशेषता यह है कि इसमें इतिहास का उबाऊ वर्णन नहीं है, बल्कि इसलिए समकालीन इतिहास का वर्णन इसमें बहुत कम किया गया है। केवल ऐतिहासिक व पृष्ठभूमि के निर्माण करने के लिए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और विवरणों की सहायता ली गई है। दूसरे उपन्यासों के मुख्य कथा संसार की रचना ऐतिहासिक किंवदंतियों, लोक कथाओं और उपन्यासकार की जो कल्पनाशील शक्ति है उसके द्वारा हुई है। तो ये तो पहली विशेषता तो बच्चों यहाँ तक की हो गई है, क्योंकि इसमें बताया, मतलब जो बताया गया कि उबाऊपन नहीं है, केवल जो डिस्कशन किया गया है वो किया गया है किसका, जो भी वहाँ की बातें हैं वहाँ का डिस्कशन किया गया है। तो पहला उबाऊ नहीं है, क्या कहीं ना कहीं ये आपको बोर नहीं कराता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ से इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो यहाँ से आता है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ से लिखिएगा। दूसरी उपन्यास की मुख्य कथा संसार की रचना ऐतिहासिक किंवदंतियों, अभी किंवदंती क्या होता है, छोटी मोटी कहानियाँ जो होता है, लोक कथाओं और उपन्यासकार की कल्पना शक्ति के द्वारा हुई है। अगली विशेषता है कि उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य है बुंदेलखंड के चरित्र को प्रस्तुत करना है। बुंदेलखंड की वीरता, देशभक्ति, स्वाभिमान, सांस्कृतिक समृद्धि, तो ये समृद्धि है, थोड़ा इसको आप ठीक करिएगा, ये समृद्धि है, प्राकृतिक सौंदर्य, आम किसानों की कष्टपूर्ण जिंदगी, सामंतों की विलासता और राज्य प्राप्त किए जाने वाले षड्यंत्र इसके मुख्य विषय हैं। पर साथ ही उपन्यासकार प्रेम की गहरी संवेदना का अंकन भी सहृदयता और गहन अनुभूति के साथ करता है। तो अगर यहाँ हम लोग बात करें कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर जो इसका मेन टॉपिक है वो आपका एक कहानी है जो कहीं ना कहीं घूमती है। आपका जो ये लड़की है विराटा की पद्मिनी, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आगे लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मार्मिक प्रसंगों की योजना को महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण गुण बताया है। इस उपन्यास पे यह बात लागू होती है, मार्मिक प्रसंग उपन्यास के प्राण होते हैं। यानी कुछ ऐसी ऐसी इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है जो विराटा की पद्मिनी को बेहतर और भी मतलब रोचक बनाता है। विराटा की पद्मिनी इस दृष्टि से बहुत सफल उपन्यास तो नहीं कहा जा सकता, मगर इसका अंतिम प्रसंग बहुत मार्मिक है। अगर ये लाइन ना लिखे यहाँ पेपर में तो बेटर है, अगर ये वाला, यह प्रसंग कुमुद के बलिदान का है। कुमुद को समाज ने दुर्गा का अवतार बना दिया है, पर वह मानवी है। दुर्गा की पुजारिन के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए भी वह अपनी मानवीय भावनाओं को मार नहीं पाती। कुंजर सिंह से प्रथम साक्षात्कार के समय ही उसके प्रति उसका अनुराग पैदा हो जाता है। कुंजर सिंह भी उसके प्रति अनुरक्त है, पर दोनों ही, और विशेष रूप से कुमुद अपनी भावना पर नियंत्रण रखती है और कहीं भी संयम का परित्याग नहीं करती है। यद्यपि जो उनका प्रेम है निरंतर हो जाता है, अंत में
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आपने कहानी पढ़ी हो, मेरी पुरानी वीडियोज आपने देखी हो, तो वहाँ आपको क्लियर होगा कि वो अंत में ख़त्म हो मतलब चली जाती है और वो अली मर्दान देवी सिंह के आक्रमण का शिकार होता है। विराटा के वीर दांगी तो जोहर करके वीर गति को प्राप्त होते हैं और कुमुद बलिदान का दूसरा मार्ग चुनती है। अपने प्रेमी कुंजर सिंह को जंगली फूलों की माला पहनाकर शत्रु जूझने के लिए भेज देती है और स्वयं बेतवा माता की गोद में शरण लेने का निश्चय करती है। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो, यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, पूरी कहानी पहले डिस्कस की है, तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं बच्चों। अली मर्दान उसे पकड़ना चाहता है पर शीघ्रता से बहती नदी में छलांग लगा देती है। दूर से मलिनिया फुलवा लियाओ नंदन वन के गीत की गूंजती हुई अंतिम कड़ी, उड़ गए फुलवा रह गई बास, इस आत्मोत्सर्ग के प्रसंग को गहरी करुणा से भर देती है। इस बलिदान का प्रभाव क्रूर हृदय पर पड़ता है। अली मर्दान और देवी सिंह दोनों कुमुद के इस आत्मोत्सर्ग से विचलित हो जाते हैं और उसकी स्मृति में नतमस्तक होते हैं और परस्पर वैर भावना त्याग कर संधि कर लेते हैं। तो एक तो ये प्रसंग की बात की गई है। दूसरा क्या है, विराटा की पद्मिनी का दूसरा मार्मिक प्रसंग है विराटा के राजा और उसके सेनानायकों तथा सैनिकों का जौहर व्रत। अली मर्दान पद्मिनी को अपनी रानी बनाने के लिए विराटा पर आक्रमण करता है, क्योंकि पद्मिनी विराटा के दुर्गा मंदिर में वहीं के राजा सफदर सिंह के संरक्षण में है। कुंजर सिंह विराटा के तोपखाने का संचलन कर रहा है। तो ये कई नाम हैं, ये सब डिस्कस किए हैं, विराटा, दिलीप सिंह, कुंजर सिंह, ठीक है, इन सब की बात की है। पर सैन्य दृष्टि से उस पर कब्जा करना देवी सिंह के लिए आवश्यक हो गया है। इस प्रकार विराटा, अली मर्दान और देवी सिंह दोनों की सेनाओं को चपेट में आ जाता है। उसका गढ़ ध्वस्त हो जाता है और राजा सफदर सिंह सब तरफ से निराश होकर गढ़ से बाहर निकलकर आमने सामने युद्ध करने पर निर्णय करता है। उसके सरदार भी इस निर्णय का समर्थन करते हैं। सफदर सिंह यह प्रस्ताव भी रखता है कि गढ़ में रहने वाली स्त्रियां और जौहर करे, अर्थात सामूहिक चिता में जलकर प्राण विसर्जन करे। और इसमें आपने मलिक मोहम्मद जायसी का भी सुना होगा, पद्मावत आपने मूवी भी देखी होगी, कुछ कुछ उस तरीके की बात है। इसीलिए जो उसका नाम रखा गया है वो है विराटा की पद्मिनी, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ जौहर वगैरह का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, जिसमें कई सारे स्त्री और बच्चे जो हैं वो जौहर का निर्णय त्याग देते हैं, पर सैनिक युद्ध में मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कुंजर सिंह के कहने पर। विराटा में किसी भी घर में केसरिया बाना तैयार करने के लिए केसर नहीं है। अंततः हल्दी से ही फटे पुराने वस्त्र रंगे जाते हैं। थोड़ी सी केसर से सफदर सिंह सैनिकों के माथे पर तिलक लगाता है। सभी तलवार की मुठों का स्पर्श कर मृत्युपरांत युद्ध करने की शपथ लेते हैं। कथाकार के शब्दों में उनके चुथड़े पीले रंगे हुए थे, सिर से फटे हुए साफों से चिथड़े लहरा रहे थे, मानो विजय पताकाएं हों। तो ये जिक्र किया गया है झगड़े का, जब लड़ाई होती है अली मर्दान के साथ। विराटा के वीर सैनिक गढ़ से बाहर निकलकर अली मर्दान की सुसज्जित सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अंत में सफदर सिंह भी मारा जाता है और कोई भी दांगी नहीं बचता है। उपन्यासकार के शब्दों में केसरिया बाण ढकी पृथ्वी हल्दी से रंगी मालूम होती थी, मानो रणचंडी के पावड़ा बिछाया गया हो। तो क्योंकि एक राजस्थानी उपन्यास है, तो उसका जिक्र भी इसमें हमें मिलता है। तो ये दूसरा मार्मिकता का अंश था। इस प्रसंग की मार्मिकता भी निर्विवाद है। विराटा की पद्मिनी में दर्जनों प्रसंग हैं, जैसे दिलीप नगर के राजा का पालड़ झील में स्नान उत्सव, पालर में नायक सिंह तथा अली मर्दान की सैन्य टुकड़ियों में संघर्ष और दूल्हे वेश में देवी सिंह की सहायता से नायक सिंह की प्राण रक्षा, सिंहगढ़ का युद्ध, छोटी रानी का विद्रोह, अली मर्दान को राखीबंद भाई बनाने का प्रकरण। तो ये सारे के सारे प्रकरण जो हैं ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए। यहाँ तो केवल हम कुछ मार्मिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए और कंप्लीट 10 मार्क्स लाए, उसके लिए आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी क्वेश्चंस की। किसी उपन्यास की श्रेष्ठता का निर्धारण पात्रों के कल्पात्मक चरित्र से जन से भी होता है। हमें पहले ही विराट की पद्मिनी के प्रमुख पात्रों की
चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल चुके हैं ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम। छल, प्रपंच, षड्यंत्र आदि, ये जो सब ये प्रतीक हैं, ये लोग, ठीक है, विलासता, सूरता, धार्मिकता, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। विराटा की पद्मिनी का केंद्रीय पात्र एक नारी है। यद्यपि विराटा की पद्मिनी पुरुष पात्र अधिक संख्या में है। स्त्री पात्रों को उनकी संवेदना का जितना संस्पर्श मिला है उतना पुरुष पात्रों को नहीं। कुमुद का चरित्र तो वर्मा जी की सजन क्षमता का नया फूल ही है। गोमती और छोटी रानी चरित्र भी अपने भटकाव के बावजूद अपने विशेषताओं से युक्त है। तो ये सारी विशेषताएं उसकी चल रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेन टॉपिक लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 से लेके 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा उसका भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित विराटा की पद्मिनी उपन्यास से आपने क्या सीखा? तो हमने क्या सीखा इससे? विराटा की पद्मिनी उपन्यास में इतिहास, कल्पना और लोक तत्व का अद्भुत समन्वय है। यानी इतिहास की चर्चा की गई है, कल्पना की, और लोक तत्व भी भरपूर मात्रा में है। कथानक में एक और साधारण व पृष्ठभूमि के पात्रों के अद्भुत शौर्य, देश प्रेम, उनमें शौर्य है, देश प्रेम है, लगन है, बलिदान है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनमें षड्यंत्र हैं, स्वार्थ सिद्ध है, छल है, भोग विलास है, अत्याचार है, इनको भी चित्रित किया गया। तो ये देख सकते हैं कि किन विचारों को हमें अपनाना चाहिए और कौन से विचारों को छोड़ना चाहिए। इसके अलावा एक उदात्त प्रेम की कथा है जिसका अंत आत्मोत्सर्ग में होता है। उपन्यास के पात्र दो मुख्य प्रकार के हैं। एक वे जो राज परिवार जुड़े हैं और दुर्गुणों के प्रतीक हैं। दूसरे वे जिनमें बुंदेलखंड की मिट्टी की महक है। वे सरलता, वीरता, त्याग, देशभक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड की प्रकृति, लोक जीवन, लोकगीत, लोक भाषा का समर्थ चित्रांकन हुआ है, जिससे इसकी रोचकता बढ़ गई है। उपन्यास की जो भाषा है वो हिंदी है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं कहीं इसमें जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए एल्लो हमरे से टिटकरी करने आए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड कर दी गई है एक्स्ट्रा, जो कंप्लीट हिंदी नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा विराटा की पद्मिनी के संवाद बड़े सरस और रोचक हैं। उनमें पात्रानुकूलता और परिस्थिति की मांग झलकती है। दरबारियों के संवाद में चाटुकारिता, चापलूसीपन, छल कपट और मरने मारने की शब्दावली है। कुंजर सिंह और कुमुद के संवादों से उनका दिव्य प्रेम झलकता है। पात्र अपने सामाजिक स्तर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उपन्यास में कुछ विशेष मार्मिक स्थल हैं। कुमुद की नारी भावनाओं सहज विकसित होकर उदात्त स्थिति तक पहुँचती है, लेकिन वो जो एंड है, यानी जो अंत है, वो उतना अच्छा मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्राण त्याग देती है और देवी सिंह को कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ लेते हैं। परिचय क्या है, इसका भी जिक्र जो है पूरा अच्छे से आप पढ़ें। मैं आराम से स्क्रीनशॉट, इसको एसेस लीजिए आप, ठीक है, आराम से पढ़े, और बहुत अच्छी कहानी है। उसको इस एसेस लेके आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, सब एसेस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। ये नोट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैं पीडीएफ भी नीचे डाल दे रहा हूँ, तो वीडियो की पीडीएफ भी आप देख लीजिए। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ आप मुझे बता सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 1857 के आसपास लिखी गई ये कहानी है। और एक अच्छा क्वेश्चन ये वाला है कि हिंदी उपन्यास का विकास लिखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरा डिस्कस किया गया है। हिंदी उपन्यास का जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। यो तो हिंदी की पहली मौलिक कल्पना प्रधान गद्यांश इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानी केत की कहानी 1803 में उन्होंने लिखी थी। उसके बाद गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी कहानी 1870 में, और 1882 में परीक्षा गुरु आया था निवास दत्त का। उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, भुवनेश्वर मिश्र, इन सब ने भी बहुत सारा लिखा है। खत्री जी ने तिलिस्मी अयासी प्रधान उपन्यास। तो ये सारे उपन्यास हैं 1918 में। और फिर उसके बाद प्रेमचंद जी का शुरू होता है 1918-36 की अवधि में। प्रेमचंद ने सेवा सदन,
प्रेमाश्रम। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है जहाँ तक है कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि क्या क्या किस तरीके से कहानियाँ गढ़ी गई भारत के हिंदी इतिहास में। प्रेमचंद जो है बड़ा नाम है। इसके अलावा फणीश्वर रेणु, राही मसूम रजा, रामदशरथ मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, विवेक की राख, ये इम्पोर्टेंट नाम है। जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। और बाकी यही चीज़ें हैं कि इसके अलावा झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसने कौन सा लिखा है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी थैंक यू। थोड़ी लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।